चलिए, संविधान और इतिहास के इस विकास की यात्रा में हम एक कदम आज और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम आपको द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया की लेक्चर सीरीज़ करा रहे हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में। इसमें हमने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स के तहत द नेहरूवियन स्टेट के विषय में बताया। उसमें हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह की यूटिलाइज़ की गई उस समय में, उसमें एग्रीकल्चर को कैसे टारगेट किया गया और इंडस्ट्री को। फिर हमने आपको उसमें बताया कि किस तरह से भारत के भीतर उस समय में लैंग्वेज को लेकर के, रीजनलिज़म को लेकर के कई एस्पिरेशंस उठ खड़ी हुई और इंडिया की यूनिटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसे किस तरह से द नेहरूवियन स्टेट यानी कि ख़ास तौर पर उस समय के नेहरू की नीतियों ने उसे कैसे डील किया। हमने देखा इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे फॉर्म किए, फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलायंस मूवमेंट का क्या रोल रहा, और 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में किस तरह से इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स थी, जो कोल्ड वॉर से प्रभावित थी, उसने रोल प्ले किया, और कैसे इंडिया की पॉलिसी स्टैंस में चेंजेस आए और नॉन अलायंस मूवमेंट से आगे बढ़ते हुए इंडिया 1970-71 में इंदिरा गांधी के समय में रशिया के साथ सेमी मिलिट्री पार्टनरशिप करता है, और ये इंडिया की नॉन अलायंस स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा फेरबदल था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इस लेक्चर सीरीज़ को इस टॉपिक के साथ वाइंड अप कर देंगे, दैट इज़ द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही, कांग्रेस सिस्टम की बात हो रही। पार्टी का डिक्लाइन तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन सिस्टम थोड़ा लंबा भी चल सकता है, या कह लीजिए कि सिस्टम का डिक्लाइन पहले हो जाएगा, पार्टी थोड़ी लंबी चल सकती है। समझेंगे इसको लेक्चर के माध्यम से कि कहना क्या चाहता है ये सही मायने में। इसको हम अलग अलग हेडिंग्स के अंदर टारगेट करेंगे, मैं वो हेडिंग्स लिखता चला जाऊँगा जब उसकी लिखने की ज़रूरत आएगी। शुरुआत करते हैं डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के कंसेप्ट से। इसमें सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के विषय में बात करेंगे। देखिए, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इतिहास नेहरू के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही कठोर रहा। हालांकि इतना भी कठोर होने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने काम काफ़ी किए और बहुत सी उपलब्धियां हैं भारत के नाम जो उनकी वजह से प्राप्त हुई, उनकी नीतियों की वजह से प्राप्त हुई। लेकिन जब आप फोर फ्रंट पर आते हैं, लीड करते हैं, तो यकीनन जहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग की तारीफ़ें होती हैं, वहीं पर आपके जो फेलियर्स हैं उनकी क्रिटिसिज्म भी होने लाजमी है। तो एक लीडर को क्रिटिसिज्म भी लेना होता है, ये लाजमी सी बात है। और उनकी भी फेलियर्स थे और उन फेलियर्स के क्रिटिसिज्म भी थे, जिन क्रिटिसिज्म पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। आज भी हम उन्हीं एस्पेक्ट्स के तहत आगे बढ़ेंगे। नेहरू ने कोशिश तो बहुत की इस बात की कि किस तरह से एक एथिकल ट्रेडिशनल प्रिंसिपल जो इंडिया का एग्जिस्ट करता रहा है शुरू से ही। सत्ता की बात करें तो राजधर्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। जब लोकतंत्र नहीं भी था भारत में, राजतंत्र हुआ करते थे प्राचीन काल से ही, एंशिएंट हिस्ट्री के पीरियड से ही। उस समय में भी राजा जो गाइडेड रहता था वो राजधर्म के प्रिंसिपल से गाइडेड रहता था, प्रजा को अपने संतान के तौर पर देखता था। और अशोक के एडिक्ट में ये लिखा भी पाया गया है कि वो प्रजा को अपनी संतान के तौर पर देखता था। करप्शन ना करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के कंसेप्ट की पालना करना, धर्म अधर्म के कंसेप्ट को देखते हुए सरकार का चलना, इस तरह के कंसेप्ट सदा ही रहे हैं भारत में। तो एक तरफ एक एथिकल ट्रेडिशनल प्रिंसिपल हैं भारत के, भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, जो एक आयाम देती है राजनीति को, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न सोसाइटी है। और वो मॉडर्न सोसाइटी जिसमें उस दौर में नेहरू ने मॉडर्न सोसाइटी के उस एट्रीब्यूट को चुना जिस एट्रीब्यूट में एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। तो इन दोनों के मिश्रण को इस्तेमाल किया गया नेहरू के द्वारा। एक तरफ एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ द मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट। अब इस मिश्रण के बावजूद भी समस्याएं वहीं बनी रहीं, और वही समस्याएं हैं जो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम के लिए जिम्मेदार भी हैं। समस्या है करप्शन की। थ्रू आउट द नेहरू, देन इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी, एक चीज़ का प्रयास हुआ है और वो है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। शक्तियों को केंद्रित करने का प्रयास बहुत अधिक किया गया इस दौर में। यही कारण है कि आपको भारत के कई क्षेत्रों में सब नेशनलिज्म की लड़ाई भी नज़र आती है। चाहे आप पंजाब की बात करें, आसाम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या साउदर्न स्टेट में कल्चरल फाइट आपको तमिलियन के बीच में देखने को मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन ही है जो एक रीज़न है रीजनल पार्टीज़ के उभरने का। तो सेंट्रलाइजेशन बहुत हद तक किया गया, और ये सेंट्रलाइजेशन का जो की थी जिसके माध्यम से किया गया था वो एक्सेसिव
ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज़ किया, बड़े स्तर पर अपने हाथ में सत्ता को केंद्रित किया, राज्यों की शक्तियों को केंद्रित कर रहे हैं आप केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो आपके कंटेम्प्रेरी मिनिस्टर्स हैं या आपके कंटेम्प्रेरी अदर लीडर्स हैं, उनको जो पावर्स हैं वो पावर्स को आप इंडिविजुअली खुद में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर हम देखें तो एज एन पॉलिटिकल यूनिट स्टेट की पावर्स सेंटर अपने पास कंसंट्रेट कर रहा है, और दूसरी तरफ एज एन लीडरशिप सेंट्रल लीडर्स जो हैं वो स्टेट लीडर्स की पावर अपने पास कंसंट्रेट कर रहे हैं। और सेंटर में भी अगर हम देखें तो द प्राइम लीडर दैट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, वो अपने कंटेम्प्रेरी जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर को अपने पास कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पावर कंसंट्रेट होती नज़र आई है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और जब भी इस तरह से पावर कंसंट्रेशन के कंसेप्ट नज़र आते हैं, करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि पावर जब डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। क्योंकि जब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसीजन मेकिंग की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो ऐसे में ओनस आता है उन पर जिन्होंने वो डिसीजन एग्जीक्यूट किए या जो डिसीजन लिए, और ये ओनस ही है जो अकाउंटेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आधार बनता है, करप्शन रिड्यूस होती है। लेकिन जब आप सत्ता में शक्तियों को केंद्रित करते हैं तो ऐसे में हो ये जाता है कि शक्तियाँ सारी आपके हाथ में हैं, निर्णय सभी आप लेंगे, जिम्मेवारियाँ भी सभी आप ही की बन जाती हैं, और फिर आपसे नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें करप्शन का एक फ्री हैंड मिल जाता है। या तो आपने सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक कर लिया हो, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, कंट्री डेमोक्रेसी से चलती है, आप राजशाही नहीं कर सकते। इसलिए एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जब हम पावर को सेंट्रलाइज़ करते हैं तो यहाँ से ये प्रॉब्लम उभर करके आती है कि आपने पावर सेंट्रलाइज़ तो कर दी, अपनी उन पॉलिसीज़, अपने उन मैकेनिज़म्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको लगता था कि बहुत ज़रूरी हैं, और जब तक पावर कंसंट्रेट नहीं होती ये हो नहीं पाएगा, आपको कमज़ोर किए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन पॉलिसीज़, इन स्कीम्स के फ्रंट के अलावा बाकी क्षेत्रों में आप उस बारीकी से नज़र नहीं रख पाते प्रशासनिक कारगुजारियों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर, जिस बारीकी से नज़र रखी जा सकती है अगर पावर को डिसेंट्रलाइज़ किया जाए, डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज़ किया जाए। अब क्योंकि आप उस बारीकी से नज़र नहीं रख पाते हैं तंत्र पर, तो फिर तंत्र गैर जिम्मेदाराना हो जाता है, उसकी जवाबदेही नहीं रहती है, और जवाबदेही आपकी है क्योंकि सारी शक्तियाँ आपके पास केंद्रित हैं। ऐसे में करप्शन बहुत रैम्पेंट होती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि करप्शन इस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग रही। तो ये जो स्टेट रहा थ्रू आउट द नेहरूवियन स्टेट पीरियड, द नेहरू पॉलिटिक्स, करप्शन कर्ब नहीं हो पाई, और ये एक रीज़न बना कांग्रेस पार्टी के डिक्लाइन का। कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए उस समय के जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो कांग्रेस पार्टी की डेवलपमेंट की नीतियां हैं, कांग्रेस की जो गवर्नेंस है, जिसे आप कांग्रेस सिस्टम कह सकते हैं, उसके डिक्लाइन का। तो कांग्रेस पार्टी की सोच से उत्पन्न हुई विकास की नीतियाँ, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से उत्पन्न हुए सिद्धांत, चाहे सेकुलरिज्म की बात करें हम, चाहे फेडरलिज्म की उस समय में बात कहें, ये शब्द बहुत मशहूर रहे उस दौर में, चाहे सोशलिज्म की बात रही, ये ज़मीनी स्तर पर गिरते हुए नज़र आए क्योंकि ये लागू नहीं हो पा रहे थे। इसे ही कहा गया है द कांग्रेस सिस्टम, ये डिक्लाइन हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्रिटिक्स मानते हैं कि एक्सेस करप्शन था, एक्सेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, पावर का सेंट्रलाइजेशन एक्सेस था, रूलिंग क्लासेस का राइज़ हुआ, और रूलिंग क्लासेस में रूलिंग वो लोग हैं मेनली जैसे कि द लैंडलॉर्ड्स, द फ्यूडल लॉर्ड्स, द ज़मींदार। तो फिर से वही हाई कास्ट, हाई क्लास सेक्शन, द रिच सेक्शन, इनकी ग्रोथ होती दिखती नज़र आई। ऑल परवेसिव सिविल सर्विसेज, मतलब हर जगह जाएंगे आप, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ थी, उनके डायरेक्टर्स, उनके एमडीज़ सिविल सर्वेंट के तौर पर नज़र आएंगे आपको, चाहे लाइसेंसिंग है, किसी तरह की रेगुलेशन की बात है, सिविल सर्वेंट्स आपको नज़र आएंगे, एमरजेंसी लागू करनी है राज्यों में, सिविल सर्वेंट आपको नज़र आएंगे, फॉरेन पॉलिसीज़, तो सिविल सर्वेंट। तो एवरीवेयर सिविल सर्वेंट्स, यानी कि द ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी के लिए स्पेस नहीं बच पाया। प्रशासन बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुस गया जा कर के समाज के बीच में, और सभी नीतियाँ केंद्र से बन कर के ऊपर से आ रही हैं। डेमोक्रेसी यहीं पर हार्म हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सिविल सोसाइटीज़ ही होती हैं जो जनता की नब्ज़ को समझती हैं, उनकी आवाज़ को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है, और फिर दोनों में जब आपस में एक सामंजस्य बनता है तो सरकारें बेहतर चलती हैं, क्योंकि सरकार है ही
एक तरह से समाज को सर्व करने के लिए कम्युनिटी ने अपनी ज़रूरतों को, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बॉडी ऑर्गेनाइज़ की, और दैट बॉडी इज़ गवर्नमेंट, नथिंग एल्स, गवर्नमेंट वही है। तो ऐसे में यहाँ पर अब ये चीज़ है कि सिविल सर्विसेज ही ऑल परवेसिव हो गई, यानी कि द स्टेट, ऑल पावरफुल स्टेट, और पावरफुल स्टेट भी है तो सेंट्रलाइज्ड है पावर्स, और ऐसे में एक बिहेवियर ऑटोक्रेटिक नज़र आता है। तो द हाईली सेंट्रलाइज्ड, करप्ट, autocratic central authorities, all pervasive civil services, and the rise of the ruling classes, particularly the zamindar, the feudal lords, the high caste, the high class people, the rich section, and a very strong business community, जो एक तरह से उस समय में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री और माफिया, इनका जो एक नेक्सस बना है, इसके ऊपर बैठी हुई है एक बिज़नेस कम्युनिटी, जो बिज़नेस कम्युनिटी अपने लाभ के लिए ही इस्तेमाल कर रही है इन चीज़ों को, चाहे वो अर्बनाइजेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और चाहे माफिया का जन्म है। इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक ख़ास तरह की बिज़नेस कम्युनिटी इस दौर में उभरती हुई नज़र आई आपको। ये चीज़ें हैं जो उस समय में रैम्पेंट हुई, और जो आइडियल्स थे, चाहे वो सोशलिज़म था, समाजवाद था, चाहे सेकुलरिज़म था, चाहे फेडरलिज़म था, वो ज़मीन पर उतर नहीं पाए। आम जनमानस त्रस्त था इस चीज़ से, ये परेशानी की बात है। यही कारण है कि इसे कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन माना गया। ये फेज़ उस चीज़ से जाना जा रहा था। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि नेहरू के रहते ही ये सभी चीज़ों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी, यानी कि नेहरू अभी थे और ये चीज़ें होने लगी थी, तो कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन उसी समय में होने लगा था। उसके एग्जाम्पल के तौर पर वो कोट करते हैं कि 1963 में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका था कांग्रेस के अगेंस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 1962-63 जब नेहरू अभी ज़िंदा थे, उस समय तक ही ये सब कुछ मीडिया में था, जनता के बीच में था, एक परसेप्शन के तौर पे खड़ा हो गया था, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर वो सिद्धांत, वो वायदे नहीं पहुंच पाए जो कांग्रेस ने किए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में नेहरू का निधन हो जाता है, और नेहरू के निधन के बाद 1964 मैंने आपको बताया कि उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद अब लाल बहादुर शास्त्री को नेता के तौर पर चुना जाता है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो लंबा समय काट नहीं पाए। और ऐसे में 1966 मैंने आपको बताया था कि 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, और उस वॉर के तहत जो फाइनल सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ वो ताशकंद में हुआ, क्योंकि यूएसएसआर ने मीडिएशन किया था सोवियत यूनियन ने, और ताशकंद में जब वो एग्रीमेंट हुआ 1966 जनवरी में, बस वो उस पैक्ट के, उस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद, द ताशकंद पैक्ट, उसके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो गया। और अब आती हैं पॉलिटिकल सीन में एक न्यू लीडर था, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी की एंट्री होती है। इंदिरा गांधी को नेता के तौर पर चुना जाता है। 1966 की ये कहानी, और 1967 में ही चुनाव पेंडिंग थे। 1966 में ये हुआ, 1967 में चुनाव पेंडिंग थे, इलेक्शन होने थे। अब समस्या सारी यहाँ से खड़ी होगी जब इंदिरा गांधी का राइज होगा, और पार्टी के जो पुराने लीडर हैं, जो कांग्रेस के पुराने गार्जियन हैं, वो पार्टी और गवर्नमेंट दोनों को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहेंगे, तब सारी समस्याओं की शुरुआत होगी, और तब कांग्रेस भीतर से टूटेगी, और कांग्रेस सिस्टम का अंत होगा जो पहले वाला कांग्रेस सिस्टम था, और एक नया ही कांग्रेस सिस्टम आपको उभरता हुआ नज़र आएगा। 1967 के चुनाव एक तरह का बहुत बड़ा चेंज थे। अब तक एक सिंगल पार्टी सिस्टम के तौर पर देश चल रहा था, वन पार्टी डोमिनेंस था। केंद्र में भी कांग्रेस थी, राज्यों में भी कांग्रेस हुआ करती थी, और केंद्र में कांग्रेस बहुत ही अप्रत्याशित जीत के साथ आती थी, बहुत ज़बरदस्त सीट्स मिलती थी। मैंने बताया भी था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 489 में से 364 सीट्स कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार 1967 के चुनाव में कांग्रेस लगभग आधे राज्यों में हारी थी, आधे राज्यों के चुनाव में हारी थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, यहाँ कांग्रेस हार गई थी। और केंद्र में भी कांग्रेस ने सरकार बामुश्किल ही बचाई, बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ वो आई। 283 सीट्स कांग्रेस के पास थी, लगभग 60 सीटें गंवा चुकी थी कांग्रेस।
283 सीट के साथ केंद्र में है। इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई, इसमें नो डाउट, लेकिन आधे राज्यों से जा चुके हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। और जब अब केंद्र में सरकार बनाती हैं इंदिरा गांधी, तो यहीं से समस्याओं की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पहलू पर ज़्यादा फोकस करना अभी ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि आधे राज्यों में कांग्रेस चली गई, तो क्या कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव जन्म ले गया था? क्या कांग्रेस की वन पार्टी डोमिनेंस कंसेप्ट ख़त्म हुआ और उसके अल्टरनेटिव के तौर पर एक और पार्टी खड़ी हुई? वन पार्टी डोमिनेंस से शैटर होता नज़र आया, वन पार्टी डोमिनेंस डिसइंटीग्रेट हुआ, ये सच है। लेकिन अल्टरनेटिव के तौर पर अभी तक सिंगल पार्टी जन्म ले ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि उन राज्यों में भी जो सरकारें बनी थीं वो किसी भी एक सिंगल पार्टी की नहीं थी, वो कोलिशन की सरकारें थी, गठबंधन की सरकारें थीं। इसका मतलब ये है कि राज्यों में भी अभी गैर कांग्रेसी सरकारें तो बनने लगी थी, लेकिन किस पार्टी की सरकार है ये कहना मुश्किल था। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तमिलनाडु में डीएमके प्रोमिनेंट थी इस समय में, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। 1967 में दक्षिण के राज्यों में ये डीएमके ही थी जिसने बड़े स्तर पर भारत में पहली बार चैलेंज देना शुरू कर दिया था कांग्रेस को। और अकेले डीएमके ही नहीं थी, बहुत सी अन्य पार्टियां थी। पंजाब में अकाली दल बहुत महत्वपूर्ण थी इस समय में। आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी बहुत महत्वपूर्ण थी। आसाम में आसाम गण परिषद इस समय बहुत इम्पोर्टेंट के तौर पर ऊपर करके आ रही थी। तो इसी तरह से भारतीय लोकदल एक पार्टी हुआ करती थी। तो अलग अलग पार्टीज़ उभर करके आ रही थी, मजबूत हो रही थी, क्षेत्रीय पार्टियों का विकास हो रहा था। लेकिन कोलिशन की सरकारें थी, एक सिंगल पार्टी अल्टरनेटिव के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर खड़ी हो जाए कांग्रेस के अगेंस्ट, ऐसा अभी नहीं हो पा रहा था। तो एक अल्टरनेटिव पार्टी सिस्टम हमें नहीं मिला, कोलिशन का कंसेप्ट खड़ा हुआ। टू पार्टी फाइट नहीं देखने को मिलेगी कि कांग्रेस वर्सेस वन। यू विल सी द एमर्जेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिकल सिस्टम, और इसकी बिगनिंग लगभग राज्यों में हो चुकी थी 1967 के दौरान। ये एक घटना है। अब आते हैं वापस इंदिरा गांधी के राइज की ओर। क्या है इंदिरा गांधी का राइज? इंदिरा गांधी मजबूत हो रही थी। इंदिरा गांधी को गद्दी पर बैठाने वाले भी वही लोग थे जो गार्जियन थे पुरानी कांग्रेस, ओरिजिनल जो कांग्रेस अभी चल रही है। पुरानी इसलिए कह रहा हूँ, अभी एक नई कांग्रेस बनेगी। और इनमें कौन आ जाता है? मोरारजी देसाई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। एस निजालिंगप्पा दूसरे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। के कामराज तीसरे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ये ओल्ड गार्ड हैं इस कांग्रेस के, ऐसा कहा जाता है, पुराने कद्दावर नेता। और इन्हें सिंडिकेट भी कहा जाता था। इस ग्रुप को हम सिंडिकेट कहते हैं। अब इन्होंने इंदिरा गांधी को इसलिए बैठाया था कि गूंगी गुड़िया है, ये कुछ बोलेगी नहीं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के हमारे जब अब और आगे लेक्चर आएंगे, उनमें एक एक फेज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। वो हम आने वाले दिनों में अपडेट करेंगे। अभी तो मैं आपको एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच में ब्यूटी दे रहा हूँ कि ओवरव्यू मिल जाए, ताकि वो लेक्चर कभी गड़बड़ ना क्रिएट करें। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझ करके ही इन्होंने गद्दी पे बैठाया था, पर गुड़िया गूंगी नहीं थी, वो गाती थी, सब कुछ करना जानती थी। तो ऐसे में जब उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की 1967 में, तो ये ओल्ड गार्ड जो है इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये कांग्रेस पार्टी पे भी अपना कंट्रोल रखते थे, और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भी कांग्रेस गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल रखना चाहते थे प्रधानमंत्री कंट्रोल करना, अपने इशारों पर नचाना। और ये समस्या जो इनके बीच में उत्पन्न हो रही थी, ये आपको अल्टीमेटली नज़र आएगी 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय में क्लियरली ओपन रिफ्ट आपको नज़र आती है इंदिरा गांधी के साथ, जो उनके पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर चुन करके गए हैं और एमपी बने हैं, एक तो वो है, और दूसरी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है जो बाहर है पार्लियामेंट के। तो जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, उनका बहुत बड़ा एक वर्ग इंदिरा गांधी के साथ है। और इन्होंने एज एन प्रेसिडेंट पोस्ट सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट लेबर कैंडिडेट वीवी गिरी को। वीवी गिरी उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने सपोर्ट किया है इंदिरा गांधी ने अपने उन पार्लियामेंटेरियन साथियों के साथ जो खुद भी कांग्रेस के ही मेंबर हैं, इंदिरा भी कांग्रेस की मेंबर हैं। तो इन्होंने मिलकर के सपोर्ट किया वीवी गिरी को, इंदिरा गांधी और उसके साथ के पार्लियामेंटेरियंस जो कि कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। लेकिन ये जो सिंडिकेट्स थे, मैंने जिनका नाम बताया, के कामराज इम्पॉर्टेंट पर्सन, मोरारजी देसाई और एस निजालिंगप्पा, ये जो सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर थे,
इनके जो कैंडिडेट थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, जो उस समय में लोकसभा के स्पीकर भी थे। तो एक तरफ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं जिन्हें, जो कि एक इंडिपेंडेंट लेबर कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही हैं इंदिरा गांधी अपने कांग्रेसियन पार्लियामेंटेरियन साथियों के साथ मिल करके। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो सिंडिकेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो ओल्ड गार्जियन है कांग्रेस पार्टी के, वो सपोर्ट कर रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी को। और ये चीज़ तब कम्प्लीटली कोलाइड कर गई जब व्हिप जारी किया गया था कांग्रेस के द्वारा। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप इशू किया है कि जो वोटिंग है वो नीलम संजीवा रेड्डी के फेवर में होनी चाहिए, हमें उसे जिताना है, वो हमारे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए। लेकिन नतीजा क्या आया? जीत गए वीवी गिरी। तो वीवी गिरी के जीतने से ही ये प्रमाणित हो गया कि इंदिरा गांधी और उनके साथी एमपीज़ ने व्हिप को फॉलो नहीं किया। इसकी वजह से इंदिरा गांधी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। 1969-1970 की ये बात है। अब जब इंदिरा गांधी को पार्टी से एक्सपेल किया गया तो फिर जो कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन बोर्ड है, या जिसे आप कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन पार्टी भी कहते हैं, उसे अपना नया नेता तो चुनना ही था, क्योंकि प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए नया नेता तो आगे पेश करना ही होगा। तो जब उस नए नेता के लिए फिर वोटिंग हुई तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने इंदिरा गांधी को चुना। इससे ये सिद्ध हो गया था कि सिंडिकेट्स के कंट्रोल से अब कांग्रेस बाहर है। जो पुराने नेता हैं, जो ख़ुद को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर, स्ट्रॉन्ग पार्टी लीडर्स के तौर पर मानते थे, उनके कंट्रोल से वो कांग्रेस बाहर चली गई। वो बड़े हद तक अब इंदिरा गांधी के समर्थन में है, लेकिन उन्हें ये चीज़ स्वीकार तो नहीं थी। और इंदिरा गांधी ने भी इस अपॉर्चुनिटी को देखा। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास अच्छा खासा समर्थन है, तो फिर यहाँ पर कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और एक नई कांग्रेस बनी। इसका नाम था कांग्रेस आर, कांग्रेस आर मतलब रिक्विजिशन। और जो पुरानी कांग्रेस रह गई उन सिंडिकेट मेंबर्स के साथ, उसका नाम रह गया कांग्रेस ओ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। एक हुई कांग्रेस रिक्विजिशन, एक हुई कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस रिक्विजिशन मतलब यहाँ पर जो ग्रुप स्प्लिट हुआ है, यानी कि इंदिरा गांधी वाला ग्रुप, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा खुद को मजबूत किया जाना बहुत ज़रूरी था। इंदिरा गांधी ने उस मजबूत किए जाने के कदम उठाए। पार्टी के भीतर ये जो भेद आया, जो दो पार्टियां बनी, जो स्प्लिट आया, इसे एक इंटरनल, एक आइडियोलॉजिकल कलर देने का काम किया इंदिरा गांधी ने। और यह आइडियोलॉजिकल कलर इस तरह से दिया गया कि जो कांग्रेस ओ ग्रुप था, मेरा उससे अलग होने का कारण ये है कि वो कांग्रेस ओ ग्रुप जो है वो कंजर्वेटिव्स का ग्रुप हो गया है। वो कंजर्वेटिव्स हैं, वो रिच क्लास को, वो बिजनेसमैन क्लास को सपोर्ट करते हैं, वो लैंडलॉर्ड को, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो हिंदूवादी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। तो दे आर कंजर्वेटिव्स, वो राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। जो भी 1950 से अब तक कांग्रेस के साथ लगते हुए आरोप थे, चाहे वो करप्शन का था, पावर को सेंट्रलाइज करने का था, चाहे रूलिंग क्लास के राइज होने का था, ये सभी चीज़ें उस पुरानी कांग्रेस के साथ चली जाएं, उसके मत्थे मढ़ दी जाए, इस तरह का कदम इंदिरा गांधी ने उठाया। और ख़ुद का एक पॉपुलिस्ट इमेज बने, उसके लिए पॉपुलिस्ट कदम उठाए। 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना, तो 14 बैंक्स नेशनलाइज किए इस आधार पर कि गरीबों को, किसानों को ऋण नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता, हम उन्हें लोन मुहैया कराएंगे और बड़े बिजनेस हाउसेस के क्लचेस से इन बैंक्स को हम बाहर करेंगे। वो जो कांग्रेस ओ है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो इस जनता के पैसे को उन बड़े घरानों तक सीमित रखना चाहते हैं, उनसे पैसा निकालेंगे, नेशनलाइजेशन के माध्यम से बैंक्स का राष्ट्रीयकरण करेंगे और फिर हम आगे लेकर के जाएंगे। तो ये एक तरह से अब तक की जो कांग्रेस की एक पॉलिसी रही थी सोशलिज़म की,
उस पॉलिसी को अब स्टेट सोशलिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाया गया कि अब स्टेट जो है वो सोशलिस्ट होगा। सेकंड, अपने इसी पॉपुलिस्ट मेजर के तहत उन्होंने ये भी कदम उठाया कि लैंड सीलिंग होगी, तो लैंड सीलिंग का कानून आया, ख़ास तौर पर शहरों में, कि आप उससे अधिकतर साइज़ का घर नहीं बना सकते थे। ये भी बताया गया कि एक एंटी रिच एंड प्रो पुअर कदम है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण इस समय में, प्रीवी पर्सेस को ख़त्म करना। जो प्रीवी पर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रॉमिस किए थे उस समय प्रिंसली स्टेट्स को, कि प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ आ जाएं, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो 1969 से 1971 के बीच में इस तरह के पॉपुलिस्ट कदम उठाए गए इंदिरा गांधी के द्वारा, और चुनाव होते हैं 1971 में, और ये चुनाव भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अपने इन कदमों की वजह से यकीनन ही इंदिरा गांधी जनता के बीच एक छवि बना पाती है और 350 नंबर्स के साथ वापस से स्थापित होती हैं लोकसभा के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पीछे अगर हम देखें तो 1967 के चुनाव में 283 सीट्स आई थी, और 350 सीट्स के साथ वापस से इंस्टॉल होना, ये एक तरह से कांग्रेस के 1952, 1957 और 1962 के चुनाव के नतीजों को रिपीट करने जैसा ही था, जो कांग्रेस ने वापस किया। लेकिन अब इस बार लीडर इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। इस बार ये वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आर है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कांग्रेस की यहाँ पर, यानी कि इंदिरा की यहाँ पर एक अच्छी खासी जीत हुई, और फिर से वही कहानी, इंदिरा गांधी सस्पिशियस रही ऑलवेज़, इनसिक्योरिटी तो रहेगी ही। इनसिक्योरिटीज़ ये थी कि सिंडिकेट्स मुझे गिराना चाहते हैं, मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ऐसे में इस समय में जिन भी राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ऐसा माना गया कि वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो हैं वो एक तरह से ऐसे एक्ट कर रही हैं जो इंडिया एज ए स्टेट को, एज एन स्टेट को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं। फिर जो कंजर्वेटिव्स हैं वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स को उकसा रहे हैं, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट उन कंजर्वेटिव्स के कंट्रोल में है। इस तरह की बातें उस समय में कही गई। फिर इंदिरा गांधी ने चाहे डिसीजन कोई भी लिया हो, लैंड सीलिंग का लिया हो या फिर नेशनलाइजेशन का हो, कोई भी निर्णय हो प्रीवी पर्सेस का, उसे बहुत सख्ती से लागू करती थी वो। और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर और बांग्लादेश का बनना, इन निर्णयों से नॉन कांग्रेसी सरकारों से निपटने वाले कंसेप्ट से, कंजर्वेटिव्स को सफाया कर देने वाले कंसेप्ट से ये स्थापित हुआ कि इंदिरा गांधी एक मजबूत शख्सियत है, एक कद्दावर नेता की छवि तो थी उनकी, उनमें दम था, ऐसा स्थापित हो चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंदिरा के सामने चैलेंजेस नहीं थे, कांग्रेस के सामने चैलेंजेस नहीं थे। कांग्रेस के सामने और इंदिरा के सामने चैलेंजेस बहुत थे, बड़ी परेशानियां होती उभरती हुई आपको नज़र आएंगी। इंदिरा जब भी सत्ता में आई, माहौल देश का ठीक नहीं था। 1966 में जब उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उसके पहले के भी 2 साल जो थे वो सूखाग्रस्त थे, सूखे की समस्या थी, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज़ में रिसेशन का दौर चल रहा था, जो करेंसी है डिवैल्यूएशन के दौर से गुजर रही थी, और ट्रेड बैलेंस अच्छा नहीं था, नेगेटिव था, इंडिया के हक में नहीं था, बेरोज़गारी थी, इस तरह की समस्याएं तब भी थी। 1971 में चुनाव जीतने के बाद भी हालात इंदिरा गांधी के लिए सही नहीं रहेंगे, क्योंकि देश के स्तर पे एक माहौल तो बनाया जा रहा है उनके विरोध में, और गरीबी भी है, बेरोज़गारी अभी भी ज़बरदस्त है, तो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, इंडस्ट्रीज़ नहीं चल पाई उस स्तर पर, और वो आगे रोज़गार का भी सृजन नहीं कर पाई, ये भी दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो पाया, चाहे वो सोशल हो, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, या फिर वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डैम बनाने की बात हो, चाहे हैवी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे सड़कों का जाल या रेलवे का विस्तार, इन चीज़ों में उतनी सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में आम जनमानस में एक रीसेंटमेंट तो था, ऊपर से इंदिरा का एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर की टेंडेंसी, सत्ता बहुत मजबूती से उनके हाथ में थी, और इससे मैंने आपको बताया कि करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो करप्शन बहुत ज़बरदस्त थी उस समय में भी, या इंदिरा के कुछ क्लोज एसोसिएट्स के तहत ही सत्ता एग्जीक्यूट होती थी, तो करप्शन रैम्पेंट थी।
डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही थी। 1970 का दौर है, लोकतंत्र एक स्तर पर मैच्योर भी हो रहा था, मीडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा था, राज्यों में ऑपोजिशन की सरकारें बनने लगी थी, चाहे इंडिपेंडेंट पार्टीज़ नहीं थी, कोलिशंस ही थी, लेकिन सरकारें तो बनने लगी थी। ऑपोजिशन लीडर्स में हिम्मत आने लगी थी, आवाज़ उठने लगी थी। और कांग्रेस के पिछले 20 साल के कुछ बड़े बड़े फेलियर भी अब ऑपोजिशन के हाथ में थे जनता को दिखाने के लिए। 1952 के चुनाव में तो कोई पिछला फेलियर था नहीं जो दिखाया जा सके, लेकिन अब तो लगातार कांग्रेस ही थी केंद्र में भी और राज्यों में भी, तो आपके पास तो बहुत से फेलियर हैं उनके दिखाने के लिए, तो वो थे और ऑपोजिशन उसे दिखा रही थी। ऑपोजिशन लगातार समाजवाद का जिक्र कर रही थी, ऑपोजिशन लगातार डेमोक्रेसी की मांग कर रही थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रही थी। और इंदिरा ये मानती थी कि ये जनता के द्वारा चुनी सरकार को गिरा देना चाहते हैं, ध्वस्त कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र का हनन कर देना चाहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे ऑपोजिशन लामबंद हो रही थी, एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी। और इंदिरा के खिलाफ ये जो रीसेंटमेंट है, जो उनकी ज़मीन कमज़ोर पड़ रही थी, इसका सीधा सीधा नतीजा भी कांग्रेस के सामने आ गया, और वो था गुजरात का चुनाव जून 1965। कांग्रेस हार गई 12 सीटों से और जनता मोर्चा जीता। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के द्वारा मिलकर के जनता मोर्चा खड़ा किया गया था वहाँ पे, जनता मोर्चा पार्टी, और वो जीती। 12 सीटों से हार गई वहाँ पर कांग्रेस, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ पर कुछ होता उससे पहले ही देश के स्तर पर कुछ और हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आ जाता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने इलेक्शंस वायलेशन किया है। पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग हुई है उनकी इलेक्शन के दौरान, उसमें करप्शन, इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में करप्शन हुआ है, सरकारी मशीनरी, सरकारी पैसे का, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये तो अलाउड ही नहीं है। और इलेक्शन पिटीशन उनके खिलाफ लगी हुई थी, जयप्रकाश नारायण के ब्रदर के अगेंस्ट वो खड़ी थी और उन्हीं के द्वारा इलेक्शन पिटीशन भी लगाई गई थी। इंदिरा रायबरेली से जीती थी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा रायबरेली से जीती थी और जीत करके वो लोकसभा में पहुँची थी। 1967 में भी वहीं से जीती थी, 1971 में भी वहीं से जीती थी। उत्तर प्रदेश रायबरेली इनका गढ़ रहा। ऐसे में अब उस इलेक्शन पिटीशन का रिज़ल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन की फॉर्म में आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट गिल्टी पाता है इंदिरा गांधी को। ये इम्पॉर्टेंट है। जज मिस्टर सिन्हा थे, मेरे ख्याल से जगमोहन सिन्हा थे, जगमोहन पाल सिन्हा। जज मिस्टर जगमोहन ने तकरीबन इंदिरा के खिलाफ बहुत से आरोप थे, उनको तो बर्खास्त किया, लेकिन कुछ आरोपों को सही पाया, जिनमें से ये मानना कि इंदिरा ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी और स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज़ किया है इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अब एक तो आपका जो इलेक्शन हुआ है 1971 का लोकसभा का, वो वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, और सेकंड, आप 6 बरस तक कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती। ऑफिस तो नहीं छोड़ा इंदिरा गांधी ने, लेकिन इनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर चली गई। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय ये देता है कि आप प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी, हम आपको स्टे दे रहे हैं, आप पार्लियामेंट में शामिल भी होंगी, आप बोल पाएंगी, लेकिन आप वोट नहीं कर सकती हाउस में जब तक कि कंप्लीट जांच होकर के हमारा डिसीजन ना आ जाए। प्रधानमंत्री बने रहिए, ऑफिस में रहिए, पार्लियामेंट के सदस्य भी रहिए, बोलिए, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर। इंदिरा के लिए ये बहुत बड़ा एम्बैरसमेंट था और अपोजिशंस के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। 25 जून जयप्रकाश नारायण ने पूरे भारत भर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बुला दी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंदिरा से नैतिकता के आधार पर यह कहा कि गद्दी छोड़िए, आपका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। इस आधार पर कि इंदिरा गद्दी छोड़नी चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात जयप्रकाश नारायण ने कर दी। लेकिन इंदिरा ने ये देखा कि अगर इसे अब बढ़ने दिया गया तो फिर परिस्थितियाँ वश से बाहर चली जाएंगी, हाथ से बाहर होंगी, इसे पहले ही रोकना होगा। इसी के लिए इंदिरा ने 26 जून अर्ली आवर्स 1975 इमरजेंसी लगा दी। राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनसे ये कहा
ये आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, लगभग अगस्त 1975 आते आते, जून में ये हुआ है, अगस्त आते आते 50,000 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लीडर उठा करके जेल में डाले जाएंगे बिना किसी ट्रायल के। तो ये एक घटना हुई एमरजेंसी की। 21 महीने की एमरजेंसी भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। ये डेमोक्रेटिक इंडिया में एक बहुत बड़ा आघात था डेमोक्रेसी के ऊपर, लेकिन इंदिरा ने ये किया। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रहे, अदर ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स सस्पेंडेड रहे, लेकिन इस दौरान इंदिरा ने 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। और 20 पॉइंट प्रोग्राम का उद्देश्य था पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। और पॉवर्टी इरेडिकेशन के नाम पर 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके तहत मुख्यतः ये बातें थी कि बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करना है, लैंडलेस लेबरर के वेजेस को बढ़ाना है, रूरल एरियाज़ में जो इंडेटेडनेस है उसे रेलिंक्विश कर देना है, उसे ख़त्म कर देना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेबर राइट्स के लिए लॉ लेकर के आना है। तो इस तरह से 20 पॉइंट प्रोग्राम इमरजेंसी के दौर में लाया गया गरीब कल्याण के नाम पर, गरीबी को दूर करने के नाम पर, भुखमरी को दूर करने के नाम पर। मतलब सीधे तौर पर इंदिरा का कहना ये था कि जो लोग गरीब की बेटी को गिराना चाहते हैं, यानी कि मुझे, उनको काबू में रखने के लिए मैंने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन देश परेशान है करप्शन से, वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। रेलगाड़ियाँ समय से नहीं चलती, वो अब चलने लगेंगी। अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चलती, वो अब चलेगी। गरीब के लिए जितनी योजनाएं बनती हैं, पैसा निकलता है केंद्र से, उन तक पहुंचता नहीं है। योजनाएं बनेंगी भी, लागू भी होंगी, पैसा भी पहुंचेगा। तो मैं गरीब की बेटी हूँ, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। और जो अमीर ज़्यादा मुझे काम करने नहीं देते, उनके लिए मैंने इमरजेंसी लगाई है, चिंता मत करिए। तो जनता का समर्थन लेना चाहती थी वो, ये उनकी प्लानिंग थी कि एक तरफ इमरजेंसी लगा दी जाएगी, किसी ऑपोजिशन को कुछ कहने नहीं दिया जाएगा, जुडिशरी को अपने वे में यूज़ किया जाएगा। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में इसी दौरान अमेंडमेंट कर दिया और इसी अमेंडमेंट के तहत रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से जा कर के संविधान में बदलाव किए पीछे के समय से, और जो भी उन पर आरोप बनते थे, जिन जिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत जब संविधान में अमेंड कर दिया तो फिर वो आरोप भी नहीं रहे और वो सज़ा भी नहीं रही, खुद को क्वालिफाई करा लिया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो आया ही इसलिए है कि वो इमरजेंसी के समय में लाया गया। और वो तकरीबन स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब कि इंदिरा की इमेजिनेशन वाला स्टेट, इंदिरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस समय की